हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? पार्थिव अचीवर्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम एनिशिएंट हिस्ट्री का सेकंड पार्ट लाए हैं, सेकंड वीडियो लाए हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज मैं पढ़ाने के मूड में हूँ। ठीक, और जिसमें एनिशिएंट हिस्ट्री का जो सेक्शन आया है, एनिशिएंट हिस्ट्री का मैंने पार्ट 1 आपको प्रोवाइड कराया था और एनिशिएंट हिस्ट्री का पार्ट 2 मैंने बोला था। तो हो सकता है 2 पार्ट या 3 पार्ट 4 पार्ट में भी जा सकता है, लेकिन इसमें PYQ भी इंक्लूड रहेंगे, राइट। तो एनिशियंट हिस्ट्री, प्राचीन काल इतिहास, हर एक देश की अपनी अपनी एक अलग पहचान है, अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक, तो उस बिहार पे अगर हम बात करें तो भारत का जो प्राचीन काल है, मैंने एक वीडियो आपको पढ़ा दी थी जिसमें पाषाण काल के बारे में बताया था, स्टोन एज बताया था, प्राग ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, ठीक आद्य ऐतिहासिक काल, मध्यकाल। ठीक, और इसमें आपके जो एज थे स्टोन एज में, पाषाण काल, पुरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, इन सब चीज़ों के बारे में बता दिया था। ठीक, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो मतलब नहीं पता है, जिनको मैं बाकायदा प्रॉपर बताऊंगा, कुछ चार्ट्स बनवाऊंगा, कुछ चीज़ें बताऊंगा, डिफरेंस बताऊंगा कैसे क्या होता है। ठीक, और सभ्यताओं के बारे में बताऊंगा, किन किन सभ्यताओं में किन किन चीज़ों का जिक्र किया गया था। ठीक, तो शुरू करते हैं। तो भाई, इतिहास में, हिस्ट्री में जो कहा जाता है कि हिस्ट्री में जो चीज़ें कही जाती हैं, जो बोला जाता है कि हिस्ट्री का जो सेक्शन है वो बहुत इंटरेस्टिंग है अगर उसको मज़े से पढ़ा जाए तो। ठीक, तो इतिहास में प्राग ऐतिहासिक काल की बात की जाए, फादर ऑफ प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहा जाता है? ठीक, प्रो हिस्टोरिक पीरियड के फादर। तो अगर हम कहें प्राग ऐतिहासिक काल के पिता किसे कहा जाता है, तो प्राग ऐतिहासिक काल के पिता के बारे में अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए किसे कहा जाता है, तो प्रागैतिहासिक प्रागैतिहासिक काल जो चल रहा था, तो इसका पिता किसे कहा जाता है, जनक किसे कहा जाता है, ये जैसे पेपर में जनरली पूछ लिया जाता है। तो इसका जनक रॉबर्ट ब्रूसफुट को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? रॉबर्ट ब्रूसफुट। रॉबर्ट ब्रूसफुट को कहा जाता है प्रागैतिहासिक काल का पिता, प्रागैतिहासिक काल का जनक कहा जाता है। ठीक, इन्होंने हस्त कुठार की खोज की थी। किसकी? हस्त कुठार की। ठीक, हस्त कुठार मतलब हाथ से जो कुल्हाड़ी चलाई जाती है उसकी खोज की थी दक्षिण भारत में। ठीक, कहाँ पे? दक्षिण भारत में की थी। ठीक, और उसके अलावा जो इस पीरियड में कहा जाता है कि जब इनकी खोज हुई थी, तो जो साथ ही साथ कहा जाता है भारत का पुरातत्व डिपार्टमेंट इसको डेवलप किया गया, इसको बनाया गया। तो पुरातत्व काल, पुरातत्व को जो होता है उसका जो वो किया गया, तो उसके तहत हमारा जो स्टोन एज था, स्टोन एज को कई भागों में डिवाइड किया गया ना। तो आज हम प्रागैतिहासिक काल के बारे में बताएंगे। इसको जो डिवाइड किया गया वो कैसे डिवाइड किया गया, कितने भागों में डिवाइड किया गया ना, बहुत अच्छे तरीके बताऊंगा। प्रागैतिहासिक काल को भैया, प्रागैतिहासिक काल का विभाजन 2 भागों में किया गया, एक पाषाण काल और दूसरा धातु काल। ठीक, एक ऐसा पीरियड था जिसमें पत्थर पत्थर युग था और एक था और मतलब कि धातु युग था। ठीक, और धातु युग, पत्थर युग, दोनों प्रागैतिहासिक काल का जो डिफरेंस है वो मैं आपको बहुत अच्छे से मैं क्लियर करता हूँ। ठीक, तो अब देखो, हम अब जैसे प्रागैतिहासिक काल को मैंने बताया, एक पत्थर युग नहीं पाषाण युग कहा गया। ठीक, पत्थर युग कहा गया नहीं कि पाषाण युग कहा गया। और एक जो था तुम्हारा वो था धातु युग था। कौन था? धातु युग था। ठीक, तो इन 2 युगों की बात की जाए, इन 2 युगों में बांटा गया प्रागैतिहासिक काल को। ठीक, मैंने पिछली क्लास में मैंने काफी चीज बताई, लेकिन मैं आज इसमें थोड़ा कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, कुछ नई चीजें जोड़ना चाहता हूँ अपने मन से, क्योंकि वो जो कंटेंट रहता है तो उसमें उतनी चीजें नहीं हो पाती जितना मैं ओरली आपको बता सकता हूँ। ठीक, तो प्रागैतिहासिक काल को जो पत्थर युग और धातु युग में डिवाइड किया गया है, इसको भी सेक्शनल वाइज डिवाइड किया गया है। ठीक, तो ये चीजें भी सेक्शनल वाइज डिवाइड है। कैसे डिवाइड है? चलो हम देखते हैं, आपको बताते हैं कि एक चीज कैसे डिवाइड किया गया है। तो मैं आपको सबसे पहले कोई एक शेप लेते हैं, ये शेप मैं ले रहा हूं।
तो प्रागैतिहासिक काल को हम सबसे पहले समझेंगे। अब देखो बच्चा, जस्ट अ मिनट। चलिए, अब इसमें देखो मैं आपको बताता हूं, प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को तीन भाग, दो भागों में जो डिवाइड किया मैंने बताया, प्रागैतिहासिक काल को दो भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक, थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं जिससे आपका पॉइंट फैक्ट जो है वो क्लियर रहे। ठीक, प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल जो था इसको मैंने क्या बताया, प्रागैतिहासिक काल जो दो भागों में है, जो एक पहला भाग आपका है वो कौन सा है, तो एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट। ठीक, उसके बाद अगला जो आता है, कलर में चेंज करके तब बताऊंगा और अच्छे से। ये कलर लिया मैंने और ये शेप लिया मैंने, ये ठीक, ये पीरियड, एक ये पीरियड था और एक ये पीरियड था। ठीक, अब देखो यहाँ पे आता है, मैंने आपको क्या बताया है कि इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब अलग अलग पार्ट में जो डिवाइड किया गया है वो कौन कौन से पार्ट थे, तो जो पहला पार्ट था, ये वाला जो पार्ट था वो पत्थर का था। ठीक, पाषाण काल था, पत्थर का युग था, पाषाण काल था। ठीक, और ये जो था ये धातु काल था। ये जो था पाषाण काल, और ये वाला जो था ये धातु काल था। ये क्या था, धातु काल का था। ठीक, अब इसके बारे में हम थोड़ा और अच्छे से समझ लें कि पाषाण काल, पत्थर युग जो था पाषाण काल था और वो ये था, तो इसके बारे में मैं आपको बहुत अच्छे से फैक्ट वाइज सारी चीजें बताऊंगा। ठीक, तो इसमें पहले पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक, इसमें जो था पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, और तीसरा क्या था, नवपाषाण काल, नवपाषाण काल। ठीक दोस्तों, अब पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण काल था, तो अब देखो पूरा पाषाण काल की बात की जाए तो इसके जो खोजकर्ता थे रॉबर्ट ब्रूसफुट थे। इसके जो खोजकर्ता थे वो कौन थे, खोजकर्ता रॉबर्ट ब्रूसफुट, रॉबर्ट ब्रूसफुट थे। ठीक, रॉबर्ट ब्रूसफुट थे, और ये कहा जाता है ये आखेटक व संग्रहालय, मतलब आखेटक इन्हें कहा जाता था। आखेटक, इस पीरियड के जो लोग होते थे उन्हें आखेटक कहा जाता था। आखेटक का मतलब होता था कि उस समय के जो मानव थे वो पत्थर का घर बना के रहते थे, शैलों का, पत्थर, बड़े बड़े पत्थर इकट्ठा करके कलेक्ट करके एक दूसरे के ऊपर रख के वैसे आवास बनाते थे। ठीक, आखेटक कहा जाता था इन्हें। ठीक, रॉबर्ट ब्रूसफुट पूरा पाषाण काल के खोजकर्ता थे, ये माना जाता है। मध्य पाषाण काल जो आ जाता है, मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड आ जाता है, मिडिल स्टोन एज आ जाता है। इसके खोजकर्ता की बात की जाए तो इसके खोजकर्ता जो कहलाते हैं जॉन इवांस कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं खोजकर्ता इसके, इसके जो खोजकर्ता कहलाते हैं वो जॉन इवांस कहलाते हैं, जॉन इवांस। ठीक,
ये जॉन इवांस कहा जाता है इन्हें, कि जॉन इवांस ने इसके बारे में बताया। तो साथ साथ कहा जाता है इस पीरियड में आखेटक व पशुपालन इसका जिक्र किया गया। आखेटक, आखेटक और पशुपालन, ठीक। सॉरी, आखेटक का मतलब क्या होता है, ये नहीं होता। आखेटक का भैया मतलब होता है, सॉरी वो गलती से मैंने बता दिया, वो शैलाश्रय था। जो शैलाश्रय होता, मतलब इस पीरियड के लोग आवास जो थे शैलाश्रय थे, पत्थरों के घर बनाते थे। आखेटक मतलब शिकारी होता है, ठीक, माफ करना। आखेटक का मतलब होता है शिकारी, शिकार करने वाला, उसे आखेटक। तो ये लोग शिकारी, मतलब इस पीरियड जो मध्य पाषाण काल जो था, इसके लोग क्या थे, आखेटक थे और पशुपालन करते थे, शिकार करते थे और जानवरों को पालते थे, ठीक। तो तीसरा जो आ जाता था नव पाषाण काल। और नव पाषाण काल के जो खोजकर्ता थे, नव पाषाण काल के खोजकर्ता क्या कहा जाता था इनको, नव पाषाण काल के जो खोजकर्ता थे, इनको किस नाम से जाना जाता था, तो नव पाषाण काल को डॉक्टर प्राइम रोज, डॉक्टर प्राइम रेज, रेज या रोज बोला जाता है, ठीक। ये थे नव पाषाण काल के खोजकर्ता थे। और नव पाषाण काल की बात की जाए तो इसमें क्या हुआ, इसके समय के लोग क्या करते थे, तो इसके समय के तो आखेटक थे ही थे, मतलब शिकारी थे ही थे आखेटक, ठीक। उसके अलावा पशुपालन भी करते थे, ठीक। उसके बाद कृषि भी इन्होंने डेवलप किया, एग्रीकल्चर, कृषि भी, ठीक। इन्होंने पहिए का आविष्कार किया, किसका किया, पहिए का आविष्कार किया, ठीक, पहिए का आविष्कार किया, ठीक। और साथ ही साथ इसी में ही अग्नि वाला भी मामला आ गया, आग वाला भी आ गया। तो ये जो पीरियड थे, इनके खोजकर्ता भी मैंने रॉबर्ट ब्रूसफुट बताया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल खोजकर्ता जॉन इवांस, आखेटक को पशुपालन करते थे उस समय के लोग, ठीक। नव पाषाण काल के डॉक्टर प्राइमरेज, और इस समय के लोग आखेटक, ठीक, पशुपालन, कृषि, पहिए और अग्नि का भी आविष्कार के टाइम पीरियड में हो गया था। तो मतलब नव पाषाण काल में मनुष्य जो है काफी ज्यादा डेवलप हो गया था, काफी ज्यादा समझदार हो गया था, ठीक। अगले जो 3 सेक्शन है, अगले 3 सेक्शन दोस्तों इनको आप चाहो तो लिख सकते हो, नोट कर सकते हो, ठीक। आगे का जो सेक्शन है धातु काल, प्रागैतिहासिक काल मैंने बताया, पहला पाषाण काल है, मैंने पत्थर युग के बारे में बताया। अब धातु काल जो आ रहा है, धातु काल के बारे में पढ़ेंगे, धातु काल में कौन कौन सा पीरियड आ जाता है, ठीक। हम एक्सप्लेन ही नहीं कर रहे हैं, इनको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ठीक। तो धातु काल में जो चीजें आ जाती है, धातु युग जो होता है वो कौन सा आ जाता है, तो दोस्तों ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ था, किसका प्रयोग होता, तांबे का प्रयोग हुआ था, कॉपर का प्रयोग सबसे पहले हुआ था। धातु काल में सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ था, और तांबे का प्रयोग जो किया था, तांबे का प्रयोग हुआ था वो नव पाषाण काल के बाद ही हुआ था। ताम्रकालीन सभ्यता, ताम्रकालीन संस्कृति कही जाती थी। तांबे का प्रयोग ज्यादातर, उनके बर्तन जो खोजे गए वो तांबे के थे, ठीक। तो सबसे पहले जो प्रयोग हुआ वो तांबे का हुआ, ठीक। फिर कांसा, तांबा, टिन, कांसा, तांबा, टिंक, ठीक। दूसरा जो पीरियड था वो था कांसा, तांबा और टिन, इन 3 धातुओं का प्रयोग हुआ। तो इस पीरियड में जो कहा जाता है, इस पीरियड में जो कहा जाता है, ये कौन सा पीरियड था, तो भैया ये सिंधु घाटी सभ्यता का पीरियड था। सिंधु घाटी सभ्यता में ये चीजें प्रयोग की जाती थी। तो हम लोग ये अभी पढ़ नहीं रहे, तो हम इस पर ज्यादा डिस्कस करेंगे नहीं। जब सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे तब बताएंगे तांबा, कांसा और टिन इसका प्रयोग होता था, क्या उपयोग करते थे, क्या उपयोग करते थे, ठीक। तो तीसरा जो आ जाता था लौह युग, तीसरा जो आ जाता था वो आ जाता था आपका लौह युग आ जाता था। और लौह युग जो था उस मतलब कि आयरन एज, तो ये कहा जाता था वैदिक पीरियड में इसका प्रयोग होता था, वैदिक पीरियड में उसका प्रयोग होता था, वैदिक युग में, वैदिक युग में लौह युग का प्रयोग होता था, ठीक ठीक। आगे चलते हैं। मैंने आपको प्रागैतिहासिक काल का विभाजन बताया, जिसमें 3 पार्ट, पाषाण काल के 3 पार्ट, लौह युग, धातु युग के मैंने बताए। अब इसके बाद जो फैक्ट आता है इसमें कि होमो, होमो शब्द का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीन्स ऑफ द होमो, तो इसको अच्छे से डार्क में लिखते हैं, ठीक। होमो का मतलब क्या होता है, होमो, होमो का मतलब क्या होता है, होमो का अर्थ क्या होता है। अगर मैं कहूं होमो का मतलब क्या होता है, तो होमो का अर्थ क्या होता है, होमो का मीन्स क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है आदमी।
इसका मीन्स क्या होता है, आदमी, ठीक, यानी कि ह्यूमन, ठीक। अच्छा एक चीज और बता दूं, होमो आदमी का अर्थ है कि इसमें भैया इंक्लूड पुरुष और महिलाएं दोनों, ठीक, ये नहीं कि पुरुष महिला को अलग ना, मतलब पुरुष व महिला दोनों को होमो कहा जाता था। तो कहते नहीं मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमो सैपियंस बोला जाता ना, परंतु ऐसा नहीं है, इनको 3 सेक्शन में इनको भी डिवाइड किया गया है, इनको भी 3 भागों में डिवाइड किया गया। होमो जो था, होमो से 3 वो बने हैं, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। तो नंबर 1 जो बना था उसे क्या कहा जाता है, होमो हैबिलस, होमो हैबिलस कहा जाता है पहले वाले को, पहले वाले को कहा जाता है होमो हैबिलस। होमो हैबिलस का मतलब ऐसे ऐसे मानव थे जो औजार बनाने का काम करते थे, क्या करते थे, औजार बनाने का काम करते थे, औजार बनाने का काम करते थे, ठीक। दूसरा जा जाता होमो हैबिलस, तीसरा जाता, दूसरा जाता होमो एरेक्टस, क्या जाता, होमो एरेक्टस, होमो एरेक्टस। होमो एरेक्टस का मतलब होता है कि वह मानव जो खड़ा होके चलना शुरू किया, मतलब वो उस समय के जो आदि मानव थे वो खड़े होके जो चलना शुरू हुए, होमो एरेक्टस कहा जाता था, सीधे खड़े होकर चलने वाले, सीधे खड़े होकर चलने वाले, ठीक। और तीसरा जो आ जाता है होमो सैपियंस, ठीक, होमो सैपियंस जिसे हम लोग पढ़ते हैं कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो होमो सैपियंस बताते, तो होमो सैपियंस मतलब बुद्धिमान मनुष्य, बुद्धिमान मानव, ठीक। तो होमो का मतलब होता है मानव, और उसके अलावा इन्हें 3 भागों में डिवाइड किया गया है, होमो हैबिलस, होमो एरेक्टस एंड होमो सैपियंस, ठीक। भैया ये सब क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं परीक्षा में, कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि होमो का अर्थ क्या होता है, या होमो सैपियंस बुद्धिमान मानव कहलाता था, जब मानव खड़े होकर चलने लगा तो ऐसे मानव को क्या कहा जाता था, तो होमो एरेक्टस कहा जाता था, ठीक। उम्मीद है दोस्तों समझ में आ रही होगी। इतिहास थोड़ा बोरिंग होता है, लेकिन इतिहास को अगर समझ के पढ़ेंगे और अच्छा। मनुष्य जो 4 पैरों से, जैसे आज की दिन में जो जानवर चलते हैं, ऐसे जब मानव चलता था उन्हें क्या कहा जाता था, तो उन्हें होमो हैबिलस बोला जाता था। तो ये लोग 4 साथ में ऐसे चलते थे, ऐसे पत्थरों को तोड़ के, पत्थरों को नुकीला करके औजार बनाते थे। जब धीरे धीरे मनुष्य 2 पैरों पर खड़ा होकर चलना शुरू हुआ तो होमो इरेक्टस कहा जाने लगा, लेकिन झुका रहता था, क्योंकि उस समय मनुष्यों की हाइट 7-7, 8-8, 10-10 फीट होती थी, ठीक। तो जब खड़े होकर चलना तो झुक जाता था, ठीक। तीसरा होमो सैपियंस जो बुद्धिमान मानव कहलाता था, पढ़ा लिखा थोड़ा बहुत समझदार होता था मानव, ठीक। तो होमो सैपियंस इन्हें कहा जाता था, ठीक। इसको जरा सही करो जरा 1 मिनट। टेक्निकल कुछ चीजें गड़बड़ी हो जाती कभी कभी, तो समस्याएं हो जाती हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपको वेट करना पड़ा, ठीक, तो उसके लिए क्षमा मांगते हैं। हमारा टेक्निकल टीम जो है बड़ी कमजोर है, इसको सही करो, आवाज आ रही है, मच्छर लग रहे हैं, तो थोड़ा ये सब चीजें थोड़ी दिक्कत कर रहा था ना, ठीक। तो दोस्तों आगे क्या है, जैसे होमो के बारे में बताया, अब इसी तरह मैं जब बात करूं, उस समय जो हमारे देश या दुनिया में जो सभ्यताएं डेवलप हो रही थी, तो जो सभ्यताएं डेवलप हो रही थी पाषाण काल के दौरान या आगे का जो पीरियड था, तो उस समय भारत के साथ साथ और कितनी सभ्यताएं डेवलप हो रही थी, तो भारत साथ साथ 3 सभ्यता और डेवलप हो रही थी। मैं आगे के पेज पे चलता हूं, आपको मैं बताता हूं, आगे के पेज पे चलता हूं कि उस समय जो
पाषाण काल था उस समय या उसके बाद जो सभ्यताएं डेवलप हुई, जो सिविलाइजेशन डेवलप हुए, जो सभ्यताएं डेवलप हुई उस समय, तो उस समय की जो सभ्यताएं जो डेवलप हुई थी, सभ्यताएं कौन कौन सी विकसित हुई थी। ठीक भैया, एक मैं आपको वीडियो जल्दी प्रोवाइड कराऊंगा कि जो पाषाण काल में कुछ प्रमुख जगहों पे जो चीजें पाई गई हैं, ठीक, उन चीजों के बारे में बताऊंगा, उसकी फिर एक और वीडियो की आएगी। तो आपका कॉन्सेप्ट 3 सेक्शन में डिवाइड करके मतलब कंप्लीट होगा, देन आपको पीवाईक्यू मिलेगा। ठीक, अब देखो, अब उस समय सभ्यताएं जो विकसित हुई थी भैया, वो पहली थी मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामियन सभ्यता, ठीक, मिस्र की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, देन चीन की सभ्यता, और फिर भारत की सभ्यता। भारत की सभ्यता, वो भारत की सभ्यता आप सभी लोग पढ़ने वाले बच्चे हो तो आपको पता होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता जो है भारत की सभ्यता थी। ठीक, अगर मैं कहूं भैया ये 4 तरह की सभ्यताएं डेवलप हुई थी दुनिया में, जो 4 तरह की सभ्यताएं डेवलप हुई थी, तो इनमें कुछ इंपॉर्टेंट कुछ ऐसी चीजें रही होंगी जो एक दूसरे में कुछ ना कुछ कॉमन है, कुछ न कुछ चीजें रही होंगी। ठीक, अच्छा हम बात करते हैं इन दोनों इन समय की जो मेसोपोटामिया जो थी वो किस नदी किनारे थी। अगर मैं कहूँ किस नदी के किनारे थी, तो अगर मैं कहूँ किस नदी के किनारे, तो दजला फरात नदी किनारे, दजला फरात नदी के किनारे डेवलप हुई थी कौन सी, मेसोपोटामिया सभ्यता। मेसोपोटामिया सभ्यता दजला फरात नदी के किनारे डेवलप हुई थी। अच्छा बच्चा, दजला फरात नदी के किनारे आपका ये डेवलप हुई थी मेसोपोटामियन सभ्यता। ठीक, अगर बात करें मिस्र की सभ्यता, तो मिस्र की सभ्यता नील नदी के पास। अगर मैं कहूं चीन की सभ्यता कहां पे डेवलप हुई थी, तो हांगहो नदी, ह्वांगहो, ह्वांगहो नदी। वो भारत की पता है सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है, सिंधु नदी, सिंधु नदी, इंडस रिवर। ठीक, इंडस वैली सिविलाइजेशन भी इसीलिए भारत की सभ्यता को बोला जाता है। ठीक, अगर मैं बात करूं जो आपकी मेसोपोटामियन सभ्यता थी, वर्तमान में कौन सा शहर है, तो इराक। जो इराक वर्तमान में जो जगह है वो कौन सा है, तो वर्तमान में इराक जो जगह पड़ती है दोस्तों, इराक, इराक जो है वो मेसोपोटामिया सभ्यता का मेन केंद्र माना जाता वर्तमान में। अगर मैं कहूँ सर जी मिस्र सभ्यता कहाँ की थी, चीन की सभ्यता जो डेवलप हुई, और भारत की सभ्यता जो डेवलप हुई किन किन आज वर्तमान में कौन से क्षेत्र है। ठीक, जो मेसोपोटामिया है जो इराक के पास डेवलप हुई। अगर कहूँ मिस्र की, तो मिस्र की बेटा जो है वो मिस्र शहर ही है, तो मिस्र की सभ्यता मिस्र में ही कही जाती है। मिस्र यानी कि इजिप्ट जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इजिप्ट, इजिप्ट रिवॉल्यूशन, इजिप्ट सिविलाइजेशन। ठीक, इजिप्ट सभ्यता, मिस्र की सभ्यता। चीन की सभ्यता की बात की जाए तो चीन जो सबसे डेवलप हुआ है वो उत्तरी चीन, चीन जो सबसे ज्यादा विकसित हुआ था वो जो सभ्यता डेवलप हुई थी तो उत्तरी चीन। ठीक, और इसी तरह अगर सिंधु घाटी कहें तो ये भी आपका उत्तर पश्चिम भारत, उत्तर पश्चिम भारत। ठीक, हम इसको भाई पहले पाकिस्तान तो था नहीं भाई, पहले तो पाकिस्तान था नहीं, पहले भारत ही था, तो उत्तर पश्चिम भारत। ठीक, कुछ हिस्सा अफगानिस्तान में भी था। कुछ हिस्सा अफगानिस्तान में भी आ रहा है। दोस्तों आ रहा है कि नहीं, क्लियर आ रहा है कि नहीं समझ में, कि कुछ छुप तो नहीं रहा है, अगर छुप रहा हो बता दीजिएगा, हम इसमें देख के हम आपको फिर से बता देंगे। ठीक, आगे चलते हैं। तो इसी तरह की जो चारों तरह की सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता, ये सभ्यता किस नदी किनारे डेवलप हुई, किस शहर के पास डेवलप हुई। साथ ही साथ अगर हम बात की जाए उस समय की अन्य चीजें क्या थी, अगर कहा जाए उस समय परिवहन क्या था, मतलब ट्रांसपोर्टेशन क्या था, तो उस समय का जो ट्रांसपोर्टेशन था, ये आप लोग जानते हो ज्यादातर कि जो ट्रांसपोर्टेशन था इस समय का परिवहन जो था वो क्या था। ठीक, हम डिफरेंस बता रहे हैं, सब डिटेल जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता हम अलग से पढ़ाएंगे, वो टॉपिक है अलग है, लेकिन ये इसी पीरियड में आ जाता है तो इसलिए इसको बता दिया जा रहा है। तो उस समय कहा जाता नौका व पोत थे, क्या थे, नौका व पोत। ठीक, देखो सबसे पहले क्या है पॉइंट, नदी, फिर वर्तमान शहर, फिर आपका तीसरा परिवहन है। नदी नील नदी, शहर मिस्र,
नदी हुआंगहो नदी, शहर उत्तरी चीन, नदी सिंधु नदी, शहर उत्तर पश्चिमी भारत। ठीक, तो नौका व पोत थे, मतलब कि नाव थी और सिप थे, छोटे छोटे सिप थे। इनसे ये लोग, क्योंकि ज्यादातर सभ्यताएं नदियों किनारे डेवलप हुई हैं, आना जाना जो होता था आसानी से वो नदियों के थ्रू ही ज्यादा बेटर, ज्यादा अच्छा होता था। ठीक, अब इसी तरह बात की जाए कि नौका व पोत था तो स्थल व समुद्री था। ये कैसे थे जाते थे, तो इनका जो ट्रांसपोर्टेशन था स्थली व समुद्र। ठीक, इसी तरह चीन की बात की जाए तो चीन के लिए क्या था, चीन का जो सबसे प्रसिद्ध माना जाता है तो चीन का कहा जाता है रेशम मार्ग। रेशम मार्ग भैया कितना अच्छा क्वेश्चन है। रेशम मार्ग, भारत और चीन के बीच कई दर्रे स्थित है जिन्हें रेशम मार्ग कहा जाता है। तो इनका जो था स्थली था, मतलब स्वाभाविक बात है जल वाला नहीं, ये स्थल से जाते थे और स्थल जाते थे, रेशम मार्ग कहा जाता था। उस समय इनके जो परिवहन होते थे रेशम मार्ग के नाम से प्रसिद्ध थे। ठीक, और भारत की जो थी स्थल व समुद्री थी, स्थल व समुद्र, समुद्री थी क्योंकि सिंधु नदी थी हमारे पास। ठीक, सिंधु नदी से आना जाना आराम से हो जाता था। ठीक, तो ये जो था हमारे यहाँ का परिवहन था। ठीक, अब बात की जाए कि धर्म क्या थे लोग, धर्म रिलीजन क्या मानते थे उस समय के लोग, जो धर्म मानते थे वो क्या था उन लोगों के समय जो धर्म था। तो आपका जो मेसोपोटामियन सभ्यता में थे तो ये लोग किस चीज की पूजा करते थे, सूर्य चंद्रमा आकाश। ठीक, सूर्य चंद्रमा आकाश। ठीक, सूर्य चंद्रमा आकाश। ठीक, और प्रजनन, जो प्रजनन करते थे उनको, करने वालों को, वालों की, अब प्रजनन मतलब जैसे माँ, उनकी पूजा होती थी। ठीक, जो बच्चे मतलब प्रजनन होते थे उनकी पूजा लोग करते थे, ये धर्म मानते थे, उन्हीं को धर्म मानते थे, भगवान सूर्य को, चंद्रमा देवता को, पृथ्वी को, अग्नि को, ये सब मानते थे। ठीक, अगर मैं कहूँ मिस्र की सभ्यता, तो मिस्र की सभ्यता के लोग क्या करते थे, ये लोग क्या करते थे, नए शहर के देवता व मंदिर, नए शहर के देवता व मंदिर, जो नया शहर, बस नए शहर के देवता व मंदिर, मतलब उस समय जब जो लोग थोड़ा समझदार हुए तो लोग क्या करते थे, नए शहर डेवलप कर दिए जाते थे, वहीं उनका मंदिर बना दिया जाता था, उन्हीं को कहा जाता था कि हमारा भगवान नहीं है, इन्हीं पूजा करते थे। मिस्र में यही होता था, जो लोग समृद्ध थे और वो डेवलप, शहरों को डेवलप करते थे, समाज को करते थे, उन्हीं को देवता माना जाता था। मिस्र सभ्यता में ये सब चीजें थी। चीन की सभ्यता में तो कहा जाता है, चीन की सभ्यता में अनेक देवी देवता थे, चीन की सभ्यता में अनेक देवी देवता थे, अनेक देवी देवता थे। ठीक, और हमारे भारत में जो सिंधु घाटी सभ्यता डेवलप हुई तो सिंधु घाटी देवता में मातृ पूजा और लिंग पूजा थी। मातृ पूजा यानी माँ की पूजा होती थी और लिंग पूजा होती थी, मतलब कि भगवान शिव की पूजा होती थी, भगवान शिव की पूजा होती थी। इस तरह के ये जो सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता, साथ साथ 4 सभ्यता डेवलप हुई थी इस पीरियड में, तो ये थी। ठीक, उसके अलावा मैं आपको जो इन पीरियड्स में जो चीजें प्राप्त हुई, कहाँ से काली चूड़ी प्राप्त हुई, कहाँ से ईंटें प्राप्त हुए, कहाँ से नक्काशीदार वो पाए गए, कहाँ से अवशेष पाए गए। ठीक, जो समाधान प्रणाली होती थी तो उत्तर से दक्षिण कहाँ लिटाया जाता था, पूरब से पश्चिम कहाँ लिटाया जाता था। ठीक, ये जो सारी चीजें हैं और जो सेक्शन बचा है वो मैं आपको सेकंड वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा, मतलब नेक्स्ट वीडियो, थर्ड वीडियो में। तो और साथ ही साथ भारत में जहां जहां ये डेवलप हुई थी उनका एक चार्ट, एक सारणी बना के दिखाऊंगा, बना लाऊंगा, जो आपको अच्छे से और प्रिपेयर करेंगे, जिससे कि आप एकदम पूरी तरह से स्टोन एज को अच्छे से समझ जाएं और आपके चाहे जो परीक्षा हो, वनडे हो चाहे जो परीक्षा हो, उसमें अच्छे से गेन कर सके। ठीक, और दोस्तों ये भी मैं बता दूं कि पाषाण काल का जो पीरियड था, सबसे ज्यादा मध्य भारत और उत्तर भारत, दक्षिण भारत, चारों तरफ का डेवलपमेंट था। उत्तर प्रदेश के 2-3 क्षेत्र ऐसे थे जहां पे कई चीजें प्राप्त हुई, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया। ठीक, कहा जाता है विश्व का सबसे प्राचीन वृक्षारोपण की जो मतलब वृक्षारोपण जो हो रहा था, इसका जो साक्ष्य सबसे पहले मिला प्राचीनतम, वो राजस्थान में मिला।
कहाँ मिला? राजस्थान में। ठीक इसी तरह ही, लेकिन मैं आपको उसमें एज के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा, मध्य पाषाण काल में क्या मिला। देखो सबसे पहला जो था उसमें तो कुछ इतना इश्यू नहीं था, मतलब लोग डेवलप नहीं थे, लेकिन आगे के पीरियड जब लोग डेवलप होने लगे तो लोग कई चीज़ों का प्रयोग करना शुरू कर दिए थे। जो प्रयोग करना शुरू कर दिए थे तो उस बिहाफ पे हमारा जो थर्ड वीडियो रहेगा वो आपका, मैं इसमें जो सभ्यता पहले जो पढ़ाई थी मैंने स्टोनेज में स्टार्टिंग में, वो मैंने एक कॉन्सेप्ट वाला, उसके बाद मैंने कुछ अपनी तरफ से एक्सप्लेनेशन वाला सेक्शन में इसमें डाला हूं, और आगे थर्ड वीडियो में जो चीजें एविडेंस मिले हैं, जो साक्ष्य मिले हैं, उस बिहाफ पे लाएंगे कि आपका पूरा सेक्शन ये कंप्लीट होगा। देन हम इस पे एमसीक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराएंगे। ओके दोस्तों, तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। अगली क्लास, अगली वीडियो जो है जल्द ही आपको हिस्ट्री का पहला चैप्टर कंप्लीट होगा। मैं लंबी वीडियो नहीं खींच रहा हूँ कि लंबी वीडियो आपको खींच के वो करूँ, 1-2 घंटे वीडियो नहीं, इसीलिए मैं 15-15, 20-20 मिनट की और धीरे धीरे ऐसा होगा कि एक मैराथन क्लास जब चलाएंगे तो देखिए 2-2, 3-3 चैप्टर की इकट्ठा मैं चला दूंगा, जिससे आपका वो भी सारी चीजें कवर अप होंगी। ठीक, लेकिन एक एक चीज को अच्छे से समझते चलो, अच्छे से पढ़ते चलो। ठीक, तो ये बहुत जरूरी चीज है, जिससे आपके फैक्ट, आपके कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से क्लियर हो। हमारा प्रयास ये है, और उसके अलावा हम अपने चैनल पे हर एक वीडियो के बाद टेलीग्राम का लिंक भी हम सब डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं। उसमें मैं आपको ये जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है इसके मैं नोट्स में प्रोवाइड करा दूंगा। जो चीज़ें इसमें मैंने क्लास में नहीं बताई हैं तो वो आपको नोट्स जो टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। तो आप टेलीग्राम पे वीडियो भी मिल जाएगी यही, और टेलीग्राम पे आपको इसके पीडीएफ नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। जब पाषाण काल पूरा कंप्लीट मैं कर दूंगा ना, तो आपको एक पूरा पीडीएफ नोट्स रहेगा स्टोनेज का, जो जो चीजें रहेंगी सारी कंप्लीट रहेंगी और आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। राइट, जिससे कि आपका लेक्चर भी आपने अटेंड कर लिया, समझ लिया, और साथ ही साथ आपको मैं नोट्स भी दूंगा। ओके, तो आज की क्लास एनिशियंट हिस्ट्री पाषाण काल का सेकंड सेक्शन में आज कंप्लीट करता हूं। थर्ड सेक्शन आपको जल्द ही मिलेगा। ओके, और थर्ड सेक्शन में आपका इसी ईयर कंप्लीट करूंगा, 2025 में ही, 2026 में मैं आपको उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा, और आपको मैक्सिमम जितनी चीजें हो पाएंगी वो कराने का प्रयास करूंगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।